हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम FCI AG3 अकाउंट्स पोस्ट के लिए 10 MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेशियो एनालिसिस। तो जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं अलग अलग कंपनीज़ की, तो रेशियो एनालिसिस इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं एस्पेक्ट है। क्योंकि रेशियो एनालिसिस से दो डिफरेंट आइटम्स को आपस में कंपेयर करते हैं आप अलग अलग कंपनीज़ के लिए, फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी बेटर है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियोस इसी में अपलोड होने वाली हैं। और जो कंसर्न PDF होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और ये हमारा फ्री यूट्यूब स्केड्यूल फॉर दी FCI AG3, मंडे ट्यूसडे वेंसडे को आपको 2 बजे जनरल स्टडीज़ की क्लास यूट्यूब पे मिल जाएगी। और फ्राइडे को 2 बजे जो अकाउंट्स के सब्जेक्ट हैं, मतलब अकाउंट्स पोस्ट में हमारे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कह सकते हैं ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है और लॉ है। तो इनकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी फ्राइडे 2 बजे। ठीक है, तो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पोजिट रेशियो। तो पहले आप समझिए कि कॉम्पोजिट रेशियो होता क्या है। जब भी हम रेशियो एनालिसिस की बात करते हैं हमारे पास बहुत सारे रेशियो हैं, जैसे कि करंट रेशियो। अब करंट रेशियो में जो फॉर्मूला है वो कहता है कि करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी होता है। करंट असेट आपका जो आइटम है वो बैलेंस शीट का आइटम है, और जो करंट लाइबिलिटी है वो भी आपकी बैलेंस शीट की आइटम है ना। बट कॉम्पोजिट रेशियो की जब हम बात करते हैं तो हम ऐसे रेशियो की बात कर रहे हैं जहाँ से एक वेरिएबल, मतलब रेशियो में 2 वेरिएबल हैं हमारे पास, एक आइटम या एक वेरिएबल हम PL अकाउंट से उठा रहे हैं और दूसरा जो आइटम है वो हम बैलेंस शीट से उठा रहे हैं। तो जब हम दोनों अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं, मतलब दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं, PL अकाउंट को भी और बैलेंस शीट को भी, तो ऐसे रेशियो को हम कंपोजिट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो अब एक्सप्लेनेशन की बारी है, थोड़ा सा और डीप में समझते हैं इसको। ये मैंने आपको समझा दिया कंपोजिट रेशियो। अब अगर मैं बात करूँ अपने ऑप्शंस की, उसमें से हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा था जो कि कंपोजिट रेशियो है, और वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर C। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो आपका फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है क्रेडिट सेल्स, ठीक है, डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। ठीक है, अब ये जो क्रेडिट सेल्स है, मतलब जो आपने सेल्स क्रेडिट पे की है, ये किसका आइटम है? ऑब्वियस सी बात है, PL का आइटम है। जब आप PL अकाउंट बनाते हो आप सेल लिखते हो और उसमें लिखते भी हो कि क्रेडिट सेल इतनी हुई है, तो ये है PL का आइटम। बट डेटर्स किसका आइटम है? डेटर्स तो आइटम आपका बैलेंस शीट का। इसलिए यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो ही ऐसा रेशियो है जो आपका कॉम्पोजिट रेशियो में आएगा। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर C ओनली। एक बार करंट रेशियो की भी बात कर लेते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। दोनों PL के दोनों बैलेंस शीट के आइटम्स लिए जा रहे हैं। एसेट टेस्ट रेशियो भी वही है, बट एसेट टेस्ट रेशियो और करंट रेशियो में डिफरेंस ये है कि एसेट टेस्ट रेशियो में सारे करंट एसेट नहीं रखे जाते हैं, लिक्विड एसेट रखे जाते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो में आपका नेट प्रॉफिट रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपका सेल्स रहता है। क्या रहता है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। तो दोनों की दोनों आइटम किसके हैं? PL अकाउंट के हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ दोबारा क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्वेंसी रेशियो। अब अगर मैं बात करूं आपसे रेशियो की, तो हमारे पास बहुत टाइप के रेशियो हैं। जो ब्रॉडर कैटेगरी है, जो ब्रॉड कैटेगरी है रेशियो की, वो 4 तरह की है। कौन कौन से 4 तरह के हैं हमारे पास? देखिए, लिक्विडिटी रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम आंसर पे जाएंगे क्वेश्चन के। ठीक है, लिक्विडिटी जो रेशियो होते हैं ये बेसिकली ये बताते हैं कि जो कंपनी है, जो फर्म है, उसकी जो भी ऑब्लिगेशन है उसको मीट करने की उसकी एबिलिटी कितनी है। जनरली लिक्विडिटी रेशियो में हमारे पास जो मोस्ट पॉपुलर रेशियो है वो है करंट रेशियो, जिसमें हम करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी देखते हैं। मतलब हम ये देख रहे हैं कि करंट लाइबिलिटी जो है, जो ऑब्लिगेशंस हैं, उसको पे करने के लिए आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, मतलब कितने असेट्स हैं। जितना ये रेशियो ज़्यादा होगा उतना जनरली बेटर माना जाता है, और जो आइडियल रेशियो माना जाता है इसका 2:1 माना जाता है। ठीक है, करंट रेशियो का लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट। तो लिक्विडिटी रेशियो समझ में आ गया आपको कि जो आपकी ऑब्लिगेशन है उसको मीट करने की आपकी एबिलिटी कितनी है। तो ये लिक्विडिटी रेशियो यही मेजर करता है। सॉल्वेंसी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि ये प्रपोर्शन क्या है डेट और इक्विटी का। जो भी फर्म के असेट को फाइनेंस किया है आपने, कहीं से तो खरीदा होगा ना, इसमें रेशियो क्या है डेट और इक्विटी का। डेट मतलब जो आपने बाहर से उधार लिया है, और इक्विटी मतलब जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनने कितना पैसा लगा रखा है। तो जनरली
ये दिखाता है सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिविटी रेशियो की, तो दे रिफ्लेक्ट द फर्म्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजिंग द असेट्स, जो भी फर्म्स के असेट हैं उसके थ्रू आप कितना पैसा जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना पैसा आप जनरेट कर पा रहे हैं इन असेट्स को यूज़ करके, तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, आप किस तरह से अपने असेट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक्टिविटी रेशियो में बताई जाती हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो बड़ा आसान है, ये परफॉर्मेंस को मेजर करता है या फर्म की इफेक्टिवनेस को मेजर करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी है, नेट प्रॉफिट रेशियो भी है, मतलब सेल के कंपैरिजन में आपका नेट प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये परफॉर्मेंस को चेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं आंसर पे कि कौन सा सॉल्वेंसी रेशियो है। सॉल्वेंसी रेशियो हमने क्या पढ़ा था, जो डेट और इक्विटी के प्रपोर्शन को जनरली बताता है। तो क्विक रेशियो तो नहीं है आंसर, सेकेंड है ऑप्शन आपका डेट इक्विटी रेशियो, तो बिल्कुल सही जवाब है, यही तो बता रहा है प्रपोर्शन को। तो डेट इक्विटी रेशियो क्या है हमारा, सॉल्वेंसी रेशियो है। अच्छा क्विक रेशियो क्या है, क्विक रेशियो हमारा लिक्विडिटी रेशियो है, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये है हमारा टर्नओवर रेशियो बोलते हैं इसको, या एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। और हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, ये भी हमने पढ़ के आए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। Next question is a numerical in which it is saying that you have to calculate the quick ratio from the following information. अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था शायद फर्स्ट क्वेश्चन में, कि आप क्विक असेट को रखेंगे। क्विक असेट कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। और जो डिनोमिनेटर होता है उसमें करंट लायबिलिटी रखते हैं। अच्छा ये क्विक असेट में क्या रखते हैं ना आप, करंट असेट माइनस जो आपके, जैसे मान लीजिए स्टॉक है, स्टॉक आपने रखेंगे इसमें, क्विक असेट में आपके स्टॉक नहीं रहते हैं, प्रीपेड जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो सब भी हटा देंगे आप, जो बचे वो आपके होते हैं क्विक असेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा रहेगा। देखिए करंट असेट की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 4 लाख रुपए, तो करंट असेट में 4 लाख रख देंगे। करंट लायबिलिटी भी दे रखी है 2 लाख रुपए, तो आपको डिनोमिनेटर ऑलरेडी गिवन है, मैं लिख देता हूँ 2 लाख रुपीज़। और आपको निकालना है क्विक असेट, है ना। तो क्विक असेट निकालने के लिए आपको करंट असेट में से कुछ आइटम्स माइनस करने पड़ेंगे। क्यों आइटम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि क्विक रेशियो में ना जो सबसे ज़्यादा लिक्विड आइटम्स हैं उन्हीं को रखते हैं हम। करंट असेट में आपका स्टॉक भी रहता है, स्टॉक आपका आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्टॉक 1 साल में रियलाइज हो जाएगा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। बट क्विक असेट में ये मान के नहीं चलते, क्विक असेट में मान के चलते हैं कि जो एकदम ही कैश के फॉर्म में है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ही लेके चलते हैं हम बस। या फिर आप एक लेमैन के लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि जिस असेट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आप जिसको, उसको आप लेके चलते हैं क्विक असेट में, ठीक है। तो करंट असेट में से क्या माइनस कर देंगे आप, स्टॉक को माइनस कर दीजिए, 4 लाख माइनस 25,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी माइनस करना पड़ेगा, तो 4 लाख माइनस 50,000 हो गए। और क्या है हमारे पास, और कुछ नहीं है, तो और कुछ नहीं माइनस करना है, तो 4 लाख में से 50,000 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 3,50,000। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3,50,000 डिवाइड बाय 2 लाख। समझ में आता है, ये देखिए कितना आ गया 1.75:1। 3,50,000 डिवाइड बाय 2 लाख कितना आ गया 1.75:1। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। तो बहुत आसान है, सबसे पहले जब रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन आता है तो आपको फॉर्मूला लिखना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स के से निकलेगा। सेल्स आपको दे रखी है 5 लाख रुपीज़, ठीक है। अब ये तो आपका रेवेन्यू हो गया। ओपनिंग स्टॉक जो होता है एक तरह से वो परचेजेस में प्लस होता है, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी देखिए जो भी आपका पिछले साल से उतरा हुआ है इस साल, और इस साल जो आपने परचेज किए हैं, दोनों ही आपकी कॉस्ट हैं। जो आपने बेच दिया उससे आपको रेवेन्यू जनरेट हो गया, लेकिन कुछ आपका क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया। जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बचता है ना, वो इस साल की कॉस्ट में नहीं जाता है। बात समझिएगा, जो आपका ओपनिंग स्टॉक है प्लस आपने जो परचेज़ किया, इनमें से मान लेते हैं कि सारा सामान नहीं बिका, कुछ ना कुछ बच गया, तो ये जो बच गया है ना क्लोजिंग स्टॉक, ये आपकी कॉस्ट में नहीं आएगा। पहले आपने कॉस्ट ऐड करने के लिए ओपनिंग स्टॉक को और परचेजेस को ऐड किया था, बट अगर आपको पता है कि कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक है तो ये आपकी कॉस्ट नहीं होगी, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बिका ही नहीं है, और जो चीज़ बिकी नहीं है उसकी कॉस्ट को आप कंसिडर नहीं करते हो फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ये आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट बताता है। अकाउंटिंग में हमारे पास मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या बोलता है, जितनी आपने इस साल सेल की है उससे कंसर्न्ड एक्सपेंसेस ही आप इस साल रिकॉग्नाइज कर सकते हो, बाकी नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस अगर आप करते हैं तो 3,50,000 प्लस 70,000 अगर आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4,20,000 आ जाएगा। ठीक है, प्लस करके आप देख लीजिएगा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आपका 35,000 है, तो यहाँ से आपको 35,000 माइनस करना पड़ेगा। तो 4,20,000 माइनस 35,000 अगर आप करते हैं तो कितना आएगा, तो 35 होता है आपका 20 प्लस 15, तो 20 माइनस करेंगे 4 लाख आ गया, 15 माइनस कर दीजिए 4 लाख में तो 3,85,000 आ जाएगा। ठीक है, ये मन में आप कर सकते हैं मेंटली, इजी कैलकुलेशन है, इतनी तो मैथ्स आपकी ठीक होगी। तो 3,85,000 आपका क्या आ जाएगा, ये आ गई आपकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, और आपको सेल्स दे रखी है 5 लाख, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 3,85,000 को अगर आप माइनस करेंगे 5 लाख से तो कितना आ जाएगा, 1,15,000। तो ये भी मेंटली हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1,15,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और सेल से डिवाइड करना पड़ता है तो आप सेल से डिवाइड कर देंगे 5 लाख से। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन पार्ट है सिंपल, आपको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है तो आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये देखिए लिखा हुआ है 1,15,000 डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर कितना है 23%। ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ये सब मैंने कैलकुलेशन करके आपको बता दी है मेंटली। ठीक, तो 23% इज गोइंग टू बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन न्यूमेरिकल। इसमें आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं ना, उसके बाद जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी माइनस करते हैं, और जो अगर कुछ अदर ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको भी ऐड कर देते हैं इस ग्रॉस प्रॉफिट में से। ठीक है, ट्रेडिंग पीएल पढ़ा है ना आपने, ट्रेडिंग सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट बना के। उसके बाद पीएल अकाउंट बनाते हैं, उसमें आपका एक टर्म आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जहां हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी कंसिडर करते हैं और ऑपरेटिंग इनकम्स को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रॉस सेल्स आपका आ गया है कितना, 6,50,000, और ग्रॉस सेल्स दे रखी है 6,50,000, और सेल्स रिटर्न आपका 50,000 दिया हुआ है। COGS आपका 4,05,000 दिया है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 50,000 दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी दिया है। तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि देखिए आपको ग्रॉस सेल्स अगर दी हुई है और सेल्स रिटर्न दिया है तो दोनों को माइनस कर देंगे, आपका नेट सेल्स आ जाएगा। COGS आपको ऑलरेडी दे रखा है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में COGS होता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसके थ्रू आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, वो भी आपको दे रखा है। और आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ही पार्ट है, तो सारे एक्सपेंस में आपको ऐड कर देना, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड कर देना। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऐड कर देना। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऐड कर देना। तो सारा ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा पूरी कॉस्ट, और आपकी नेट सेल दे रखी है, दोनों को माइनस कर देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, पर देखते हैं एक बार सोल्यूशन, सेम है जो मैंने आपको बताया। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नेट सेल कैसे निकाला है, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, दिख रहा है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो देखिए 6 लाख रुपये आ गया, ये जो डिस्कस किया था हमने, 6 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 6,50,000 माइनस 50,000 इज गोइंग टू बी 6 लाख। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो ये भी हमने डिस्कस किया था। तो मैंने आपसे कहा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और साथ में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए आपने कर दिया, 4,05,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 कितना आ गया, इन सबको ऐड करके 4,95,000 आ गया। फिर मैंने आपसे कहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल से, नेट सेल से माइनस कर दीजिए जितने एक्सपेंस हैं, तो आपका आ गया 1,05,000 रुपये। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं, जैसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला था वैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रखेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रखेंगे आप अपना सेल्स आपकी दे रखी है 6 लाख रुपये, और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा 17.5%। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कैलकुलेट द अर्निंग यील्ड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो अगेन इजी क्वेश्चन है, आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और मार्केट वैल्यू पर शेयर। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा, जब भी हम यील्ड की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब हम यील्ड की बात करते हैं तो हम मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं अर्निंग को। क्या याद रखेंगे आप लोग, जब भी आपको वर्ड दिखेगा यील्ड, तो आप मतलब कंपेयर कर रहे हैं मार्केट प्राइस से, मार्केट वैल्यू पर शेयर से। ठीक है, अब यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू हमें दे रखी है 60, तो डिनोमिनेटर में आपका 60 रहेगा। कंपेयर किससे करेंगे, अर्निंग से करेंगे, अर्निंग पर शेयर से। तो अर्निंग पर शेयर निकालना तो बहुत आसान है। नेट प्रॉफिट आपको आफ्टर टैक्स दे रखा है 4,80,000, इक्विटी शेयर दे रखे हैं 40,000, तो आपकी अर्निंग पर शेयर कितनी होगी, अरे सिंपल मैथमेटिक्स है, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कर देंगे आप, तो आपकी आ जाएगी अर्निंग पर शेयर आ जाएगा आपका।
ठीक है। तो ये अर्निंग पर शेयर को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आंसर आ जाएगा। तो ये डिवाइड आप कर लीजिएगा अपने आप। कितना आ रहा है देखिए इसमें, 4 1 4, 4 2 8, 12 आ रहा है, तो 12/60। ठीक है, मल्टीप्लाई बढ़ने कर देंगे, और 12/60 होता है, तो ये 20% आ रहा है। 1/5 कितना होता है, 20% होता है। ये भी मन में आप कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलो चेक करते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 20%। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना। कैलकुलेट अर्निंग यील्ड रेशियो। अर्निंग को कंपेयर करना है आपको, ईपीएस को कंपेयर करना है मार्केट वैल्यू के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूट द डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो एक बार हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ब्रीफ में बताया था कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो में क्या करते हैं, जो भी आपकी सेल होगी ऑन क्रेडिट, ठीक है, उसको रखते हैं न्यूमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, एवरेज डेटर्स रखते हैं। तो वही करना है। टोटल सेल आपको दे रखी है, कैश सेल्स दे रखी है। ठीक है, तो टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर दोगे तो आपका क्रेडिट सेल आ जाएगा 80,000। अब इस 80,000 में से भी सेल्स रिटर्न है आपका, जो क्रेडिट सेल में से 5,000 माइनस कर दोगे आप, और क्योंकि आपका सेल्स रिटर्न ना रखा है, जो आपने सेल किया था आपको वापस आ गया सामान, तो 5,000 और माइनस कर देना आप, 75,000 आ जाएगी आपकी नेट क्रेडिट सेल्स। ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल दे रखा है, क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल दे रखा है, तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल या एवरेज डेटर्स आपका आ जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर्स ही तो होता है जिनसे पैसे मिलने वाले हैं। पैसे क्यों मिलते हैं किसी से, क्योंकि हमने उनको बेचा होता है सामान, तो ये है तो डेटर्स ही हमारे। तो एवरेज करोगे इसका कितना आएगा, 10 + 15 डिवाइड बाय 2, ये भी मेंटली हो जाएगा 12,500। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा 75,000 डिवाइड बाय 12,500। ठीक है, ओके। तो ये देखिए 75,000 डिवाइडेड बाय 12,500 कितना आ गया, 6 टाइम्स आ गया। इजी क्वेश्चन था, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस में उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन होते नहीं हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये भी वैसे ही है, सीधा आपको फॉर्मूला पहले चलता हूँ आपको मैं शॉर्टकट के लिए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, पहले तो वर्किंग कैपिटल निकालना सीखोगे आप। तो वर्किंग कैपिटल का आपका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा होगा, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी आपको इस क्वेश्चन में दी होगी। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए करंट एसेट दिया हुआ है ना, और करंट लाइबिलिटी भी दी हुई है। जब आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है तो जो फॉर्मूला है आप क्या लगाते हो, जो आपका सेल्स है वो, और इसको आप कंपेयर करते हो वर्किंग कैपिटल से। तो वर्किंग कैपिटल अगर आपको डायरेक्ट नहीं भी दी है तो इनडायरेक्टली दिया है आपको, देखिए यहाँ पे करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो 4 लाख माइनस 2 लाख करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, इसको आप लिख लीजिएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, मतलब 2 लाख, और 2 लाख आ गया आपका वर्किंग कैपिटल। और आपका सेल्स चाहिए हमको न्यूमेटर में, तो डायरेक्ट दे रखा है, हाँ दे रखा है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर दे रखा है डायरेक्टली 30 लाख, तो कुछ करना ही नहीं है। 30 लाख डायरेक्ट दे रखा है, 2 लाख हमने निकाल दिया, दोनों को डिवाइड कर देना, 15 टाइम्स आंसर आ जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना हो गया, 15 टाइम्स। ईजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये तो कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या निकालना है, इसमें प्राइस अर्निंग रेशियो निकालनी है। देखिए उसमें यील्ड नहीं बोल रखा है, अब इसमें पी रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे आप जो है इसके फॉर्मूले के हिसाब से निकालेंगे, यील्ड के हिसाब से नहीं, प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, तो ऊपर रहेगा प्राइस और नीचे रहेगी अर्निंग। तो प्रॉफिट अवेलेबिलिटी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, 1,75,000 है, और आपका जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं वो कितने हैं आपके, वो है 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो फिर से बड़ा आसान हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर प्रॉफिट आपको टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना है वो आपको दे रखा है, तो आप अर्निंग पर शेयर तो निकाल सकते हैं ईजिली, है ना। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे आप, 1,75,000 आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, यह आपने लिखा, और 70,000 इक्विटी शेयर्स आपके पास हैं, तो आप कर देंगे इसको 70,000 से डिवाइड, आपका आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। कैलकुलेशन पार्ट आप अपने आप कर लेना, ठीक है। और मार्केट वैल्यू आपको पर शेयर दे ही रखी है, तो सीधे फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मार्केट वैल्यू डायरेक्ट दिया है कितना, 12.5, और अर्निंग आपको दे रखी है डायरेक्टली नहीं, अर्निंग हमने निकाली थी, देखिए याद करिए, 1,75,000 डिवाइड बाई 70,000, इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आएगा इतना ही, ठीक है, आएगा 2.5 ही। कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, और चाहे तो आप इसको नॉर्मल तरीके से, कन्वेंशन तरीके से भी करेंगे तो आएगा 2.5 ही, ठीक है। इतना भरोसा मैं आप पे कर रहा हूँ कि आप ये कर लोगे। 175 डिवाइड बाई 70, तो 2.5 आएगा, और दोनों को डिवाइड कर लेंगे 5 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस था, एक हमने निकाला था ना यील्ड रेशियो, जब हम प्राइस यील्ड निकाल रहे थे, यील्ड में मैंने आपको कहा था कि आप
जो डिनोमीटर में है वो हमेशा रखते हैं यील्ड के केस में मार्केट वैल्यू रखते हैं, लेकिन यहाँ प्राइस अर्निंग रेशियो है, यहाँ मार्केट प्राइस जो है वो न्यूमिनेटर में है, डिनोमीटर में नहीं है। यील्ड की जब बात करते हैं तो हम हमेशा कंपेयर करते हैं मार्केट वैल्यू से किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी नॉर्मल अर्निंग जो है EPS वो डिनोमीटर में है, और जो आपका न्यूमिनेटर में है वो सीधे सीधे मार्केट प्राइस रहेगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ये है मार्केट प्राइस डिवाइड बाय EPS। चलो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, होमवर्क ये आपको करना है, मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर रहा हूँ, बट आंसर देने के लिए आप वीडियो पॉज करेंगे और उसको खुद करेंगे। ये मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना। कुछ अपने आप भी तो करोगे प्रैक्टिस के लिए। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब एक तरह का सॉल्वेंसी रेशियो है ये हमारा दे रखा है 0.5:1। विच आर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वो डिक्रीज डेट इक्विटी रेशियो। आपको बताना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन डेट इक्विटी रेशियो को डिक्रीज करेगा। डिक्रीज की बात कर रहे हैं हम, इंक्रीज की नहीं। डेट इक्विटी कोई भी रेशियो डिक्रीज कब करता है, आप मेरे को बताओ, कोई भी रेशियो डिक्रीज कब करता है, जब उसका न्यूमिनेटर कम होगा या फिर डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। मैंने आपको हिंट दे दी, अब मैं नहीं बता रहा हूँ, अब आपको करना है, ये ऑप्शन पढ़ने हैं और अपने आप आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।